हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस इन एक्सेस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टर्म्स की स्टडी कर रहे थे, कॉनकेव मिरर के टर्म्स की स्टडी कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। बाकी जो टर्म्स है उसकी स्टडी करते हैं। अच्छी तरह से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका, बस मेरा एम्बिशन हमेशा यही रहता है। ठीक है, जहां भी परेशानी हो बार बार लेक्चर को रिवाइज करके देख लें, सारी की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, है ना। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है बेटा, और आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां रेज कन्वर्ज होती है या जहां से रे डाइवर्ज होती है। ए पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रेज ऑफ लाइट इंटरेक्टिंग विद अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है कि रेज पैरेलल इंटरेक्शन में जाती है, पैरेलल इंटरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। फिर रे कन्वर्ज भी करेगी और डाइवर्ज भी करेगी, या तो फोकस पर कन्वर्ज करेगी या फोकस के लाइन में डाइवर्ज करेगी। ओके, अब अगला टर्म है बेटा फोकल लेंथ। अब ये क्या है, फिर से देख लीजिए, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, जान के थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको बेटा कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहिएगा? फोकल लेंथ। कहां से कहां तक? पोल से फोकस। क्योंकि पोल को किसी भी मिरर का ओरिजिन माना जाता है, किसी भी मिरर का सेंटर माना जाता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर माना जाता है। इसीलिए सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये क्यों माना जाता है इस पर भी बाद में बात करेंगे। तो पोल से फोकस तक आ जाइए, ये वाला जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ हो गया। और पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस इसको पहचानिए, ये क्या होगा? अरे पोल कहां है? सरकमफेरेंस पर है ना बेटा, तो पोल से सेंटर तो रेडियस ही ना होगा, ठीक है। तो अगर इस सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि फोकस जो होता है वो पोल और सेंटर के बीच में होता है बेटा, ठीक है। मींस दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ दिस टोटल, ठीक है ना। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसका दुगुना डिस्टेंस होता है पोल से सेंटर तक का, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है R, इस डिस्टेंस का दुगुना है, R इज इक्वल टू 2F है। इसीलिए हम लोग लिख देते हैं F इज इक्वल टू R/2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए। आप आगे जाके इस चीज को देखोगे, ठीक है। चलो अगला टर्म देखते हैं, न्यूमेरिकल तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ मैंने बता दिया, प्रिंसिपल फोकस पहले ही बता दिया है पिछले लेक्चर में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने आपको बता दिया। अब बात आती है एपर्चर की। किस चीज की? एपर्चर की। आप कहोगे सर ये क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी मिरर का जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका एपर्चर कहलाता है या एपर्चर बन सकता है, ठीक है। मतलब मिरर जितने बड़े एरिया से लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है वो पूरा एरिया उसका क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। द लाइट इफेक्टेड एरिया ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ओके बेटा, अगला टर्म आ गया फोकल प्लेन। चलिए फोकल प्लेन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ करो। कहां से? फोकस से या प्रिंसिपल फोकस से, जो कह लो आप। इमेजिनरी लाइन ड्राउ करो जो प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। इस लाइन को बेटा क्या कहा जाता है? फोकल प्लेन कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? फोकल प्लेन कहेंगे। अब आप कहोगे सर फोकल प्लेन की क्या जरूरत हो गई फिर?
ठीक है, भले तो सारा टर्म चल रहा था, अलग से एक लाइन ड्राउ करने की क्या जरूरत है। अब आप हमको बताओ कि क्या जरूरी है कि सारी रेज जो आएगी वो पैरेलल ही आएगी? किसी भी मिरर पर सारी रेज पैरेलल आएगी, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं है, नॉन पैरेलल भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो नॉन पैरेलल रेज, मान लीजिए एक नॉन पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के नॉन पैरेलल है, देख लो आप, आई और रिफ्लेक्ट होके यहां से निकल गई सपोज, और ये दूसरी नॉन पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉन पैरेलल देखना है, दूसरी नॉन पैरेलल रे है, ये भी आई और रिफ्लेक्ट होके अगर इसको यहां मिलती हुई चली जाती है तो यहां भी फोकस बनता है। ठीक है, और इसको बेटा कहा जाता है लेटरल फोकल पॉइंट। क्या कहलाता है ये? लेटरल फोकल पॉइंट कहलाता है। समझ में आ रही है बात बेटा? अगर कोई भी दो नॉन पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन पर कहीं भी मिलती है, यहां मिलती है, यहां मिलती है, यहां मिलती है, यहां मिलती है, ठीक है, तो वहां भी फोकस बनता है, लेकिन फिर उसको प्रिंसिपल फोकस नहीं, लेटरल फोकस कहा जाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर को इनफिनाइट नंबर ऑफ फोकल पॉइंट हो सकते हैं बेटा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस तो एक हो सकता है, लेटरल फोकस तो ढेर सारा हो सकता है ना, आप देख ही रहे हो ना। ठीक है, तो फोकल प्लेन इसीलिए ड्राउ किया जाता है ताकि आप लेटरल फोकस को, लेटरल फोकल पॉइंट को फाइंड आउट कर सको, उसको क्रिएट कर सको। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉज होते हैं बेटा। पहले तो पहचानो ये आपका कौन सा मिरर है, जल्दी से पहचानो। आप कहोगे कॉनकेव है सर, केव वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव हो गया सर। इसमें अलग अलग जगह पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी अलग अलग जगह पर बनता है। ठीक है, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी अलग अलग जगह बनता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उससे बड़ा, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा। आप बनाओगे देखोगे ही, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि कॉनकेव मिरर के रेज जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके लॉज को समझें। ठीक है, तो आप जान ही रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में यहां हम लोग बेटा कॉनकेव मिरर्स की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, बोलो कहां से निकलेगी? आप कहोगे सर फोकस से निकल जाएगी, नंबर एक। इसका जस्ट अपोजिट ले लो, अगर फोकस से होके जाती है तब क्या हो जाएगा? तो पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल आती है फोकस से निकलेगी, जस्ट उसका रिवर्स ले लो, फोकस से आती है पैरेलल होके निकल जाएगी। ठीक, तीसरा नियम देख लो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के कोई रे जाती है, कहां से बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके कोई रे जाती है, तो जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। इसका रीजन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन को नॉर्मल का डायरेक्शन माना जाता है, तो जिस पाथ में आई है उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, उसी पाथ से चली भी जाएगी। तो तीन लॉ हो गया बेटा। पहला, पैरेलल आई तो फोकस से निकल गई। दूसरा, फोकस से आई तो पैरेलल हो गई। तीसरा, सेंटर के डायरेक्शन में आएगी तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और चौथा, टोटल 4 लॉज हैं जिसको ध्यान में रखना है, 4 केसेस हैं, आप ऐसे कह सकते हो 4 केसेस हैं जिसको ध्यान में रखना है कि रेज ऐसे आती है तो ऐसे निकल जाती है, ऐसे आती है तो ऐसे निकल जाती है। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखने के बाद इमेज फॉर्मेशन में बहुत आसानी होती है बेटा। ठीक है, अब अगर कोई रे सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है, डायरेक्टली ऑन द पोल,
तो जितना एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मामला समझ में आया? फिर से देख लो, अगर किसी रे को हम डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट करते हैं, फिर से बनाते हैं, डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट करते हैं तो जितना एंगल बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए चली भी जाएगी। तो टोटल कितने केसेस हो गए बेटा रिफ्लेक्शन के? 4 केसेस हो गए, है ना? 4 लॉज हो गए जिसको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर उसका इमेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इमेज का नेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या हो गया देख लो। पैरेलल आया, बोलो क्या होगा? फोकस से निकल गया, फोकस से आया पैरेलल हो गया, सेंटर के डायरेक्शन में आया, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया, और अगर डायरेक्टली पोल पर आया तो जितना एंगल बनाते हुए आया है उतना ही एंगल बनाते हुए चला भी जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से रे कैसे आएगी और कैसे निकलेगी ये मैं आपको अभी समझा रहा था। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं तो इमेज किस जगह फॉर्म होता है, उस पर बात करेंगे बेटा। ठीक है? तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आते हो, तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दे बेटा, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।